हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इंडियन एजुकेशन 09 में मैं आलोक मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा पीछे छोड़ते हुए एनटीपीसी का या ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए मैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करवाने के लिए आपके पास आया हूं। और वो बोर्ड पर लिख कर नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में काफ़ी टाइम जाता है। और एक्चुअली देखिए, लिखा हुआ नोट्स तो हर जगह प्रोवाइड होता है, लेकिन आप उसे कितना समझ पाते हैं, आप उस बातों को कितना याद रख पाते हैं, ये मायने रखता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा उस सब्जेक्ट को पूरा मैं याद करवाने की कोशिश करूँगा। आप मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, और एक विश्वास और आशा है कि मैं जो भी आपको बताऊँगा वो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। अगर आपको मर्जी है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसे मैं आराम से समझा करके पढ़ाऊँगा, तो उसे आप नोट्स कर सकते हैं। या फिर अगर आप कमेंट्स में जवाब दीजिए हमको कि क्या आपको पीडीएफ चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगा। जो चीज़ मैंने नोट्स बनाया है उसका पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। तो आज मैं आपको जो पढ़ाऊँगा सब्जेक्ट वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में देखिए, जो भारत के संविधान है, संविधान में जो प्रधानमंत्री पद होता है, जो राष्ट्रपति पद होता है, जो संसद है, राज्यसभा है, एक राज्य है, उसका गठन कैसे होता है, कौन सा अनुच्छेद लगता है, इसका निर्माण किसने किया था, ये सारी बातें आज मैं आपको पूरा क्लियर, मतलब पूरा पॉलिटिकल साइंस जो है पूरा इंडियन पॉलिटी में ख़त्म कर दूंगा आपको आज। भले इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको ये बिल्कुल आसान तरीक़ा से याद हो जाएगा। और मेरा ये विश्वास है, 100% विश्वास है कि आपको मैं जो भी इंडियन पॉलिटी में बताऊंगा वो एग्ज़ाम में 100% लड़ेगा, क्योंकि मैं एक क्रैश कोर्स जिस तरह से होता है मैं उस तरह से आपके पास लाया हूँ। और ये सब्जेक्ट का पूरा एक निचोड़ मैं आपके पास लाया हूँ, जो काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार कह रहा हूं कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए मैं एक अच्छे कंटेंट लाया करूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो पहले समझना है कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। मैंने नोट्स लिखे हुए में हैं, और उसी नोट्स को मैं देखकर जो मेन पॉइंट है उससे मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में डीपली बताऊंगा। तो अभी मैंने बताया कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, ठीक है ना। तो भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। संविधान सभा के लिए कुल, जब इसका कैबिनेट का जब मिशन योजना के आधार पर जब इसका संविधान का निर्माण किया गया था, तो उस समय इस संविधान के लिए कुल 389 सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किया गया था। यानी कि जो टोटल संविधान सभा के लिए जो सीटें थी वो 389 थी। और संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव, जो संविधान सभा का एक सदस्य का जो चुनाव होता है वो प्रत्येक 10 लाख पर होना था, प्रत्येक 10 लाख पर होना था, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। इसका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। देखिए, जो इसका जो चुनाव किया गया था वो चुनाव किस आधार पर था? तो एकल संक्रमणीय मत के अनुपातिक समानुपातिक में था, है न। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। एग्जाम में आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए, जो इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था।
है ना, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन उसके पहले 11 दिसंबर, ये 13 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर 1946 को जस्ट उसके 2 दिन पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब देखिए, इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर जो अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, वो क्या थे, इस संविधान के प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन होने वाली बात है। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात आएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान सभा के अगर आपको अस्थायी अध्यक्ष चुनने की बात होगी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर देखिए एक चीज़ और, डॉक्टर वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो डॉक्टर वी.एन. राव थे। जे.वी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है एग्जाम में कौन थे, तो वो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.वी. कृपलानी थे। इनके प्रस्ताव के आधार पर 22 जुलाई 1947 को भारत के वर्तमान राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया। यानी कि जो भारतीय जो झंडा जो भी है, तिरंगा झंडा, उसको जो अपनाया गया वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और इनके जो अध्यक्ष थे इस झंडा समिति के, वो जे.वी. कृपलानी थे। वर्तमान झंडा का डिजाइन जो तैयार किया गया था वो वेंकैया पिंगले ने तैयार किया था। किसने किया था, वेंकैया पिंगले ने तैयार किया था। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम भीखाजी कामा ने सर्वप्रथम 3 रंगों वाला झंडा फहराया था, है ना। तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी में, कहाँ, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन एक था। उस सम्मेलन में मैडम भीखाजी कामा ने सर्वप्रथम 3 रंगों वाला झंडा फहराया था। मैडम कामा को ही भारतीय क्रांति की जननी या माँ कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय क्रांति की जननी या माँ किसे कहा जाता है, तो भारतीय क्रांति की जननी या माँ मैडम कामा को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार झंडा फहराना अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। देखिए, झंडा फहराना हम लोग का एक मौलिक अधिकार है और हम लोग झंडा फहरा सकते हैं। और ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हम लोग को झंडा फहराना एक हम लोग का मौलिक अधिकार है ना। और ये जो है मौलिक अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो वर्तमान राष्ट्रीय झंडा का लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई वो 3:2 होता है, 3:2, यानी कि 3:2 में रहता है। और इसके सफ़ेद भाग पर अंकित चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये जो चक्र होता है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ये तो आपको पता ही है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। भारत का राष्ट्रीय जो गीत है, देखिए राष्ट्रीय गान था, आपको मैंने राष्ट्रीय गान के बारे में बताया कि राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय गान था, है ना। तो राष्ट्रीय जो गीत है वो जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत क्या है, जनगण मन। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसकी रचना बंकिम चंद्र ने किया था। और भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन है, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है, जबकि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिसके ही उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। इस तिथि को ही संविधान प्रवर्तन की तिथि यानी कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कहा जाता है। इस तिथि को ही क्या कहते हैं, तो संविधान प्रवर्तन की तिथि कहते हैं। विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र ब्रिटेन एवं विशालतम लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र ब्रिटेन एवं विशालतम लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। अगर सबसे पुराना लोकतंत्र आपको पूछा जाए कि विश्व में सबसे पुराना लोकतंत्र किसका है, तो ब्रिटेन का है। लेकिन पूछा जाए कि सबसे बड़ा सबसे विशाल लोकतंत्र किसका है, तो वो भारत का है। और लिखित संविधान लागू करने वाला पहला देश अमेरिका है।
विश्व का प्राचीनतम राजतंत्र जापान है, जबकि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। 42वां संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। देखिए ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि जो 42वां संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितना 3 शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था। और ये 3 जो शब्द थे वो 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। ये तीनों जो शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। संविधान के कुछ स्रोत, मतलब कौन कौन से देश से क्या कौन कौन सा संविधान लिया गया था, क्या क्या संविधान कौन कौन से देश से लिए गए थे, तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए ब्रिटेन से जो लिया गया था, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, जो हम लोग की जो संसद चलती है वो कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था। क्योंकि देखिए इसलिए कि संसद जो है वहाँ भी 2 है, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भी देश में 2 हाउस हैं, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है ना। अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा कहते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, हमारे भारत में क्या है? एकल नागरिकता है, यानी कि आप एक ही नागरिकता लेकर यहाँ रह सकते हैं, आप एक से अधिक नागरिकता लेकर भारत में नहीं रह सकते हैं। तो ये जो लिया गया है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता ही है तो उसी से लिया गया है। राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, जो हम लोग राष्ट्रपति जो यहाँ चुना जाता है राष्ट्रपति को, तो वो भी आपको ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन में भी महारानी होती है जो राष्ट्रपति के ही समकक्ष होती है। तो उसी के आधार पर भारत में भी राष्ट्रपति को चुना गया है। ये सारी बातें संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद देखिए आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड से लिया गया। एग्जाम में आपको हमेशा मिल जाएगा ये कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। और आपात उपबंध, क्या बोले हम? आपात उपबंध जो है वो जर्मनी से लिया गया है। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसे याद रखिएगा कि संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो संविधान सभा में जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए हम आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट जो धारा है, इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद, वो अनुच्छेद किस किस चीज़ से रिलेटेड है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूँगा। तो देखिए जो संविधान सभा में मैंने अभी बताया था कि संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। तो देखिए अनुच्छेद 14 से 18, पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक का। ये एक सीरियल बाई है, अनुच्छेद 14 से 18 जो है एक सीरियल बाई रहेगा और सीरियल बाई में ही आपको याद करना है, आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे, तो अनुच्छेद 15 की बात देखिए, 14 से जो 18 का जो अनुच्छेद है वो एक समता का अधिकार है। समता अधिकार मतलब समझते हैं? समता का अधिकार मतलब होता है कि सभी को एक समान अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, भारत का प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार मिला है, वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। तो चलिए अनुच्छेद 15 के बारे में पहले जानते हैं, ये सीरियल बाई 18 तक मैं बताऊँगा। तो अनुच्छेद 15 जो है वो विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष मतलब होता है कि जो विधि मतलब होता है कि जो संविधान है उसके सामने सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 में है कि विधि के समक्ष समता। दूसरा है अनुच्छेद 16 यानी कि अनुच्छेद 16, ये अवसर की समानता है, यानी कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सभी को समान मौका दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 छुआछूत पर रोक। जो छुआछूत जो है कि नीच जाति का और उच्च जाति का, इस छुआछूत को रोकने के लिए ही अनुच्छेद 17 को बनाया गया है और अनुच्छेद 17 में छुआछूत पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 18 में आइए तो उपाधियों का अंत, यानी कि जो पहले जिस तरह से महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि दिया जाता था, है ना, नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, ये सभी उपाधियों को अब खत्म कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। अब क्या है कि अब आपको पुरस्कार मिलेगा, अब आपको जो सब सर्वोच्च पुरस्कार होता है पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा, लेकिन अब आपको कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो ये उपाधि नहीं दी जाने का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 18 में किया गया है।
अब चलते हैं 18 तक तो मैंने पढ़ा दिया, अब अनुच्छेद 19 से 22 चलते हैं। तो देखिए 19 से 22 एक सीक्वेंस है जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 से 22 क्या देता है? एक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि वाक एवं व्यक्ति का, यानी कि आप किसी भी बात को जो संविधान के अंतर्गत आता है, आप अपने बात को कहीं भी रख सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी है, ये अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधियों को दोहरे दंड से मुक्ति, ये अनुच्छेद किस में कहा गया है? 20 में कहा गया है कि अपराधियों को दोहरे दंड से मुक्ति मिलेगी। दोहरे दंड से मुक्ति का मीन्स ये हुआ कि किसी एक ही अपराधी को दो दंड नहीं दिया जा सकता है। यानी कोई अगर अपराधी है और अगर वो कुछ अपराध करता है तो एक ही अपराध के लिए उसे दो दंड नहीं दिया जा सकता है। ये अनुच्छेद 20 में वर्णित किया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 में ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसमें दिया हुआ। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि अपने प्राण को जो है उसको कोई भी आपके प्राण को नहीं ले सकता है, आप अपने प्राण को बचा सकते हैं, अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 21 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 22 बंदीकरण या गिरफ्तारी से संबंधित स्वतंत्रता। कुछ कुछ मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती है, उसकी जांच होती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। तो ये जो गिरफ्तारी जो है वो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 23 मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक। मनुष्य के क्रय विक्रय यानी कि आप मानव को ना तो बेच सकते हैं ना तो खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप संविधान के कानून के खिलाफ हैं और आपको सज़ा हो सकती है। तो ये जो दिया गया है अनुच्छेद 23 में दिया गया है। उसके बाद देखिए बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पर रोक अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक यानी कि 14-18 साल से कम व्यक्ति को आप काम नहीं करवा सकते हैं। अगर आप कोई भी काम लेते हैं 18 साल से कम व्यक्ति को तो आप तो आप क्या करते हैं कि अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करते हैं। उसके बाद देखिए मैंने तो आपको 19 से 22 का पढ़ाया अनुच्छेद। उसके बाद अनुच्छेद 25 से 28 में पढ़ा रहा हूँ। 25 से 28 में क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि धार्मिक आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को जान सकते हैं। इसके लिए आपको अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित किया गया है कानून में, संविधान में। तो अनुच्छेद 29-30 में अब इसी 25 से 28 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया है यानी कि संविधान के द्वारा आपको क्या अधिकार दिए गए हैं, ये अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। देखिए उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ अनुच्छेद बताया और इस अनुच्छेद के बाद भी आपको कुछ कुछ अनुच्छेद पढ़ना है जो जिसका जैसे जैसे यूज होगा मैं आपको उसी तरह से बताते चलूँगा। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और इसमें अक्सर लोग गलती कर लेते हैं कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है। तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है और किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। शिक्षा के अधिकार, और मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 32 के बारे में कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये तो आपको पता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा लेना, हर व्यक्ति को शिक्षित होना एक मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार के ही तहत हर व्यक्ति को शिक्षा दिया जाता है जो अनुच्छेद 21 में शामिल है। अनुच्छेद 21 में शामिल है। अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 21 में मैंने आपको बताया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन अनुच्छेद 21 में ये भी शामिल है कि आप शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल है ये। अब देखिए भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। तो वही मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ कंट्री से कहाँ कौन सा संविधान लिया गया है। तो उसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद जो भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51 में ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है और यह आयरलैंड से लिया गया है। तेज बहादुर सप्रू जो थे उस समिति ने इसे भारतीय संविधान के लिए तैयार किया है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो और हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि इसके बाद जो भी अनुच्छेद आएंगी वो कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, उसके बाद ही मैं उसको बताऊँगा। तो अभी जो कुछ सिर्फ अनुच्छेद याद करना है वो मैं इसमें बताता हूँ। देखिए अनुच्छेद 39 की बात कही गई है।
तो अनुच्छेद 39 सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी कि जो भी व्यक्ति समान काम अगर है, अगर कोई टीचर है, अगर वो 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, तो जो अगला टीचर है वो भी 8 घंटा ड्यूटी करता है, तो उसके साथ आप नहीं कर सकते हैं भेदभाव, आप उसके साथ एक समान वेतन देते हैं। या फिर किसी भी जॉब की बात, अगर कोई भी काम अगर समान है, तो अगर कोई भी कार्य समान है तो उसको समान वेतन दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 39 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 में दिया गया है पंचायती राज लाया जाएगा। यानी कि भारत में तो आपको पता है कि पंचायती राज चलता है ना, तो पंचायती राज अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता लागू किया जाएगा। समान आचार संहिता, जैसे कि अभी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो उसके पहले आचार संहिता लाया जाता है, तो आचार संहिता जो है अनुच्छेद 44 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से अलग किया गया है। देखिए अब यहाँ समझनी ये बात है कि न्यायपालिका कार्यपालिका, तो न्यायपालिका जो होती है वो कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, और कार्यपालिका जो होता है वो संसद होता है, जिसमें कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और उसमें एक संसद होता है। तो ये 3 चीज़ें जो होती है वो संसद में तीनों चीज़ आती हैं ना। तो ये कहा जाता है कि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से अलग अलग किया जाता है। यानी कि ये तीनों जो हैं वो स्वतंत्र है। भाग 4 के का में पढ़ेंगे। एक तो भाग 4 में मैंने अनुच्छेद 36 से 51 भी बताया, और भाग जो 4 के का में है वो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का वर्णन है। देखिए अभी मैंने आपको एक मूल अधिकार बताया था, मौलिक अधिकार बताया था, और ये जो भाग 4 का में है अनुच्छेद 51 में, ये मूल कर्तव्य का इसमें वर्णन होता है। जैसे मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य की संख्या भी कितना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ऐसे तो इसमें 11 है, लेकिन मैंने लगता है नोट्स में थोड़ा सा अभी देखा, करंट में नहीं देखा है, तो इसको भी रहने दीजिए। उसका देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। यह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। किसको? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था की गई है ये अनुच्छेद 52 में की गई है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, यानी कि जो कार्यपालिका भी मैंने बताया था, उस कार्यपालिका का जो सबसे हेड होता है, सबसे प्रधान होता है, वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि आप यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और विधानसभा, जो राज्य में जो विधानसभा होता है, तो उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वो सभी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है, तो उस शपथ ग्रहण में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करवाते हैं। यानी राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत के संचित निधि से दिया जाता है, राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। यानी अगर भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि भारत का जो चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। देखिए जो 2 जो होता है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं, और राज्यसभा में 12 कर सकते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए उन पर महाभियोग लगाया जाता है, और वो अनुच्छेद 61 में आता है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के क्षमादान का वर्णन है। यानी अगर किसी को सजा हुई है, किसी को फांसी भी हो गई, तो उसको माफ़ कर सकते हैं, उनको क्षमा दे सकते हैं।
और वो क्षमा देने का जो अधिकार उनको है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। संसद की बैठक नहीं चलने की स्थिति में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगर संसद नहीं चल रही होती है तो जो अध्यादेश लाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है, जारी किया जाता है, और वो अनुच्छेद 123 में किया जाता है। अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का वर्णन किया गया है। तो इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, जो भारत में आपातकाल कौन लगा सकता है, तो भारत में आपातकाल राष्ट्रपति के परामर्श से ही, राष्ट्रपति के ही मत से ही लग सकता है। और ये जो अधिकार उनको दिया गया है भारत में आपातकाल लगाने का, वो अधिकार संविधान के 352, 356 और 360 के अंतर्गत दिया गया है। पॉकेट या जेबी वीटो का प्रयोग, पॉकेट या जेबी या वीटो का प्रयोग मात्र एक बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाक विधेयक के संबंध में किया गया था। यानी वीटो को, वीटो अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर कोई यहाँ पर से कोई भेजता है, केंद्र सरकार अगर भेजती है कोई भी कानून को या कोई भी संविधान को उसको पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति एक वीटो लगा सकता है। और ये वीटो आज तक सिर्फ एक ही राष्ट्रपति लगा सके, ज्ञानी जैल सिंह, जो डाक के संबंधित, डाक विभाग के संबंधित कोई विधेयक था उस पर उन्होंने वीटो लगाया था। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक एवं सर्वोच्च सेनापति होता है। ये तो आपको बात पता ही कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम एवं वर्तमान राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और अभी राष्ट्रपति कौन है, तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। चलिए, और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, और एक डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह एकमात्र वैसे मुस्लिम न्यायाधीश थे, है ना। डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह एकमात्र वैसे मुस्लिम न्यायाधीश थे जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम, देखिए, भारत के प्रथम कार्यवाहक नहीं थे, भारत के प्रथम जो हैं, भारत के प्रथम या कहिए एकमात्र मुस्लिम न्यायाधीश थे, कार्यवाहक जो बने थे राष्ट्रपति, वो थे डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह थे, ठीक है ना। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वो थे बीबी गिरी। बीबी गिरी याद रखिएगा। बीबी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो दूसरे दौर के मतगणना के बाद विजयी हुए थे। यानी कि बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो दूसरे दौर के मतगणना के दौरान वो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए, अगर सभापति जो होता है, मतलब उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि सभापति के अध्यक्ष होते हैं। जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति, होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। इनका शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाते हैं। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं, तो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाते हैं, तथा वह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। एवं वर्तमान उपराष्ट्रपति अभी कौन है, वेंकैया नायडू हैं, ये तो आपको पता ही है। चलिए, उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। जो भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है उसे अनुच्छेद 74 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए, दो बातें यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री का पद होता है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है, और अनुच्छेद 75 में 75 में कहा गया है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। एकदम याद रखें। इसमें दो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो कि किस अनुच्छेद के तहत उनकी नियुक्ति होती है, तो अनुच्छेद 75 के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष एवं योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय एकता परिषद द्वीप विकास प्राधिकरण वन्यजीव बोर्ड तथा आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग को बदलकर अभी नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना प्रधानमंत्री अभी कहिए तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री अभी कौन है,
तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी ही अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के नीति आयोग के भी अध्यक्ष हैं एवं राष्ट्रीय एकता परिषद, द्वीप विकास प्राधिकरण, वन्य जीव बोर्ड तथा आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, मतलब ये जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे ये सभी अध्यक्ष इनके रहेंगे। अनुच्छेद 78 में आइए, आपको 74 के बारे में मैंने बताया कि अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री का पद के बारे में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाएगा, ये अनुच्छेद 75 में दिया गया है। और अनुच्छेद 78 में जो है वो अनुसार प्रधानमंत्री केंद्रीय प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। देखिए, जो भी प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे, चाहे वो केंद्रीय प्रशासनिक काम होगा या फिर जो भी विधायिकी कार्य होगा, यानी कोई जो भी नियम कानून जो भी आता है उसको बदलाव की अगर स्थिति होती है तो इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना होता है, और ये अनुच्छेद 78 में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये 75, 74, 75, 78 ये तीनों याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे तथा सर्वाधिक उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री भारत के बने थे, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ही थे। तो इसे याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी थे, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, मोरारजी देसाई थे, जो एक सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर सबसे पहले हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर विपक्षी पार्टी को ये शक होता है कि इनके पास इतने सांसद नहीं हैं जिनसे कि ये प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, तो एक अविश्वास प्रस्ताव लाता है। तो और उस अविश्वास प्रस्ताव में अगर वो विश्वास को अगर वो बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है, और बहुमत अगर सिद्ध हो जाता है तो उस पद पर बने रहते हैं। तो इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आप अगर सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता है, इसका मतलब पूरा मंत्री परिषद और लोकसभा भंग हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो इस अविश्वास प्रस्ताव का जो पहला शिकार हुए थे वे प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष एवं श्रीमती इंदिरा गांधी को लौह महिला के नाम से जाना जाता है। अगर शांति पुरुष की बात आएगी तो शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री थे, जबकि लौह पुरुष के रूप में लौह महिला के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी को जाना जाता है। राष्ट्रपति, लोकसभा का राज्यसभा, संसद के 3 अंग होते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति के संसद के जो होते हैं वो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 अंग जो होता है वो संसद के तीनों अंग होते हैं। अगर संसद के बारे में पूछा जाएगा तो संसद में ऐसा नहीं कहिएगा कि चलिए जो लोकसभा में होता है वो संसद होता है, तो ये गलत हो जाएगा। संसद में 3 बातें आती हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के ही अंतर्गत आते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीमा 552 होती है। लोकसभा की अधिकतम सीमा कितना है, 552 है। और राज्यों से निर्वाचित 530, केंद्र शासित प्रदेश 20, मनोनीत 2, यानी कि जो राज्य से निर्वाचित होते हैं वो 30 होते हैं। मैंने बताया ना अभी कि आपको जो लोकसभा की जो अधिकतम सीटें होती हैं वो 552 होती है, 552, और उसमें से 30 जो होते हैं राज्य से जो निर्वाचित होकर आते हैं वो 530 उनकी संख्या होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश से जो चुन के आते हैं वे 20 होता है 20 होता है, और मनोनीत 2 होता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 93 में किया गया, 93 में किया गया। किसका, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 93 में है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, है ना। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। जबकि आप जानते हैं कि लोकसभा को प्रथम और निम्न लोकप्रिय एवं जनता का सदन कहा जाता है। ठीक है ना, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है, एक लोकप्रिय
एवं जनता का सदन कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। यानी कि लोकसभा को प्रथम, निम्न लोकप्रिय एवं जनता का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को द्वितीय, उच्च एवं विशिष्ट लोगों का सदन कहा जाता है। लोकसभा सचिवालय अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुलाते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो वही संसद की संयुक्त बैठक, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक जो है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, तो संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 80 में क्या किया गया है, राज्यसभा का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के वर्णन के साथ साथ ही राज्यसभा में अधिकतम जो सीमा होती है वो 250। लोकसभा में अधिकतम सीमा मैंने कितना बताया, 552, और राज्यसभा में अधिकतम सीमा जो होती है वो 250 होती है। इसमें 238 जो हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं सभी स्टेट से, है ना, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय पद के सेवा का सृजन करती है। जो अखिल भारतीय पद जो है उसे सृजन करना, मतलब उसके बारे में उसका सृजन करना, वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 312 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत देश हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 249 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अनु 249 के अंतर्गत ये कहा गया है कि देश हित के लिए अगर लोकसभा कोई विधेयक को नहीं लाता है, तो कहा गया है कि 249 के अंतर्गत देश हित में राज्य सूची के विषय पर, यानी कोई राज्य का अगर मामला हो तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को पूर्ण रूप से है। संसद के 2 बैठक के बीच अधिकतम जो सीमा होती है, अधिकतम जो अंतर होता है वो 6 माह का होता है। ये तो आप जानते ही हैं। यदि कोई सदस्य 60 दिन तक बिना सूचना दिए संसद से लगातार अनुपस्थित रहता है, यानी कि 60 दिन तक अगर उसकी कोई सूचना नहीं है कि वो कहाँ है, अभी संसद में अगर वो आता नहीं है 60 दिन तक लगातार कंटिन्यू, और ना ही कोई सूचना देता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, और संसद का जो कोरम होता है वो 1/10 होता है। संसद का कोरम क्या होता है, 1/10 होता है। यानी कि विपक्ष की जो सीमा होती है, जो विपक्षी पार्टी होती है, उसे टोटल जो सदस्य है उसका 1/10 होना जरूरी होता है। और इसका जो लोकसभा का जो कोरम होता है वो भी 1/10 ही लाना होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भाग 5 अनुच्छेद 124 में है, ठीक है ना, अनुच्छेद भाग 5 अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल कानिया, याद रखिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो कलकत्ता में की गई थी। और किस एक्ट के तहत की गई थी, तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो एवं अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी न्यायालय अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। अब देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जितने भी न्यायाधीश हैं, वो सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और अगर इन न्यायाधीशों को अगर त्यागपत्र भी देना होता है तो ये राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश का साबित भ्रष्टाचार एवं शारीरिक असमर्थता के आधार पर केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो भी जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनको अगर भ्रष्टाचार में संतृप्त पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, या फिर उनके असमर्थ उनमें है, वो काम करने से असमर्थ हैं, तो भी उनको नहीं हटाया जा सकता है जब तक उन पर महाभियोग नहीं लाया जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 173
अनुच्छेद 173 के अनुसार संसद या विधानमंडल कोई संविधान के विपरीत कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके अवैध घोषित कर सकती है। जैसा कि आप देखते हैं कि मामला कि अगर केंद्र सरकार कोई संविधान को पास करवाती है, कोई विधेयक पास करवाती है, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जाता है तो लोग कहता है कि भाई सरकार अगर बना रही है, ये सरकार की बात है, सरकार का विचार है, तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक अनुच्छेद 137 में अधिकार दिया गया है कि अगर संसद या विधानमंडल कोई संविधान के विपरीत कानून लाता है या बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर सकती है, उसे खत्म कर सकती है। इस अधिकार को न्यायिक पुनर्अवलोकन का अधिकार कहा जाता है। न्यायिक पुनर्अवलोकन का अधिकार कहा जाता है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। तो इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 137 के तहत कोई भी अगर राज्यसभा में या लोकसभा में कानून या विधेयक आता है और उस संविधान के खिलाफ रहता है तो उसको निरस्त कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है धारा अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए, अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकार प्राप्त है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, किसको, केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है। ये अनुच्छेद 143 में वर्णित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन वर्तमान में वेतन जो है वो सब उसी के द्वारा दिया गया है और अनुच्छेद 214 हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है। देखिए, मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ाया, अब थोड़ा देखिए, आपको मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बोर मत होइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसको पूरा पढ़िए। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि कहाँ से आपका संविधान लिया गया है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको उसमें बताया कि राष्ट्रपति के बारे में बताया, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया, प्रधानमंत्री के बारे में बताया। अब मुख्य न्यायाधीश के बारे में मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हाई कोर्ट के बारे में, है ना। तो हाई कोर्ट में क्या है कि अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। 1862 में सर्वप्रथम चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो कब की गई थी? 1862 इसमें सर्वप्रथम चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस तीनों जगह पे सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ? तो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। कब? 1862 ईस्वी में। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बात होगी कि सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको इसके जस्ट पहले बताया था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, है ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इन्हें पद की शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बहुत एक ट्रिकी मतलब आपको क्वेश्चन से यहाँ पर दिया गया, बहुत ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है? देखिए कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एवं अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनकी जो पद जो शपथ दिलवाया जाता है, उनको जो शपथ दिलवाया जाता है वो राज्यपाल के राज्यपाल के द्वारा दिलवाया जाता है, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जरूर करते हैं, लेकिन उनके शपथ ग्रहण जो है वो राज्य के राज्यपाल करवाते हैं। ये सभी अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा समझिएगा। तो ये समझिएगा कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं, वे सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उन सभी का जो है क्या उसको बोलते हैं, जो शपथ ग्रहण होता है वो राज्यपाल दिलवाते हैं। लेकिन अगर त्यागपत्र की बात आएगी तो ये सभी अपना त्यागपत्र फिर राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। अब बात है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका रक्षक करता है, यानी अगर उसका कोई मामला होगा तो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट अधिकारों का रक्षक होता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भी दिया जाता है, कहाँ? तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अब देखिए, भारत में पहला ई कोर्ट की स्थापना, ई कोर्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ई कोर्ट हुआ भारत में, पहला ई कोर्ट की स्थापना वो अहमदाबाद में की गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब आइए राज्यपाल के में आते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन राज्यपाल का शपथ ग्रहण
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। बात समझ गए यहाँ पर, वही बात हुआ हाईकोर्ट वाला। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण दिलवाते हैं वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राज्यपाल का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल राज्यहित में अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए, जिस तरह से मैंने बताया था अभी आपको कि राज्य देश में अध्यादेश जारी कर सकता है अगर देखा जाए कि अगर संसद के दोनों सदनों का बैठक अगर नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो उसी तरह से राज्य में भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत दिया गया है। राज्यपाल राज्य के आकस्मिक निधि का मालिक होता है, यानी आकस्मिक निधि का मालिक होता है राज्यपाल। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। देखिए, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि क्षमादान भारत के राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, तो उसी तरह से राज्य की अगर बात होगी तो राज्य में भी राज्यपाल क्षमादान कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 में ये वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री का वर्णित है ना। ये अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री किसी राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये अनुच्छेद 163 में दिया गया है। और मुख्यमंत्री योजना आयोग, जैसे अभी मैंने बताया कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया हुआ है, तो मुख्यमंत्री नीति आयोग कह सकते हैं, एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल को सभी प्रशासनिक कार्यों की जानकारी देता है। जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उसकी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा कि राज्य में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। विधान परिषद को उच्च, द्वितीय एवं वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी कि देश में केंद्र में दो चीज़ें हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा है, तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्टेट में भी दो सदन हैं, एक है राज्यसभा, एक है विधानसभा और दूसरा है विधानमंडल, ठीक है ना। तो अनुच्छेद विधान परिषद एक विधानसभा एक विधान परिषद है, तो विधान परिषद को उच्च, द्वितीय एवं वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। ये अनुच्छेद 169 में बताया गया है। अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि विधान परिषद को उच्च, द्वितीय एवं वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। एक बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जिसमें जम्मू कश्मीर को खत्म कर दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के साथ साथ ही वो एक राज्य का दर्जा खो चुका है, तो अब 5 ही बचे हैं, इसे याद रखिएगा। राज्यसभा के तहत ही विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। जिस तरह से राज्यसभा मैंने बताया था कि एक अस्थायी सदन है, वो कभी उसमें रिक्त स्थान नहीं होता है, तो उसी तरह से विधानसभा भी एक अस्थायी सदन है। विधानसभा अनुच्छेद 170 राज्य का प्रथम, निम्न एवं लोकप्रिय सदन है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं, तो उसी तरह से जो राज्यपाल होते हैं, राज्य के राज्यपाल, वो भी अनुच्छेद 333 के तहत एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं और उसकी संख्या 1 होगी। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो मनोनीत करता है, तो पता ही आपको पहले ही बताया है ना। अनुच्छेद देखिए, अब एक चीज और, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन 148 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नरसिंहा राव थे, ठीक है ना। तो जो सर्वप्रथम जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वो बी नरसिंहा राव थे, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 148 में किया गया है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है ना। चलिए, अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में, और इन्हें भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इन्हें भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। प्रथम महान न्यायवादी MC शीतलवाड़ थे।
प्रथम गुलाम और देखिए संविधान के जो भाग 14 एवं अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 में किया गया है। अब देखिए लोक सेवा आयोग क्या होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, है न। तो याद रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्षों एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 324 एवं भाग 15 में चुनाव का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? चुनाव का उल्लेख किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो ये देखिए ये बात है कि अनुच्छेद 324 में क्या किया गया है, भाग 15 में चुनाव आयोग का अध्यक्ष है, चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। और ये चुनाव आयोग का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन था, ये भी याद रखिएगा। चलिए सूचना अधिकार, अब आते हैं थोड़ा सूचना का अधिकार। आपको पता है कि सूचना का अधिकार 2005 में भारत में लागू किया गया था, जो 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि सूचना का अधिकार किस ईस्वी को लागू किया गया था, तो 2005 को याद रखिएगा। देखिए सबसे पहला जो सूचना का अधिकार जो है वो इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया, वो स्वीडन है। स्वीडन विश्व का पहला एकमात्र ऐसा देश है जिसने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार इसको बोलते हैं। ये आपको 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम सूचना आयुक्त बजाहत हबीबुल्लाह थे। कौन थे? बजाहत हबीबुल्लाह। 73वां संशोधन के द्वारा वर्तमान पंचायती व्यवस्था लागू किया गया है। अब थोड़ा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आते हैं। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया है ये 73वां संशोधन में किया गया है। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बलवंत राय समिति की सिफारिश 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था वो राजस्थान में लागू किया गया था। और राजस्थान में ये जो लागू किया गया था ये बलवंत राय समिति की सिफारिश पर 20 अक्टूबर 1959 यानी 1959 को लागू किया गया था। देखिए आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, अपन तक देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, है ना। इससे आपको मैं और अच्छे जैसे आज मैं इसे ख़त्म कर दूंगा तो आप इसी तरह से कल ज्योग्राफी का ख़त्म करूंगा, आप बस इसे ध्यान से देखते रहिए। चलिए ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए ग्राम सभा जो होती है वो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है ना। अगर एग्जाम में आता है कि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है। इसके अध्यक्ष मुखिया करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मुखिया करते हैं। तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? मुखिया। ग्राम सभा के 2 बैठकों का अंतर 3 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्राम पंचायत के चुनाव की अधिकतर अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। कौन करता है? राज्यपाल जारी करता है। ग्राम पंचायत के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करते हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसमें पंचायत चुनाव हेतु साक्षर होना अनिवार्य है। यानी कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जो कि आपको अगर पंचायत के चुनाव लड़ना है तो उसमें साक्षर होना जरूरी है। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है। इसकी अध्यक्षता मुखिया करते हैं, मैंने बताया ही आपको। और ग्राम सभा के 2 बैठकों का अंतर 3 माह से ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां 2 से ज़्यादा संतान वाले व्यक्ति को मुखिया या सरपंच के चुनाव के लिए अयोग्य माना जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है। मैंने अभी छत्तीसगढ़ को आपको बताया था। छत्तीसगढ़ क्या था कि पहला ऐसा राज्य था या ऐसा राज्य है जो आपको अगर पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ना है तो आपको साक्षर होना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश एक ऐसा मात्र राज्य है जो जहां 2 से अधिक संतान रहने पर, 2 से ज़्यादा संतान रहने पर आपको मुखिया या सरपंच के चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा। अशोक मेहता सिंधवी समिति एवं थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इनमें से कौन से पंचायती राज से संबंधित नहीं हैं, या फिर देगा इनमें से कौन से आपको पंचायती राज से संबंधित हैं। तो ये अशोक मेहता सिंधवी समिति एवं थुंगन समिति ये सभी पंचायती राज से संबंधित हैं।
प्रमुख संसदीय समिति के बारे में आपको मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। जो प्राक्कलन समिति होता है, आप तरह प्रमुख संसदीय समिति की बात करते हैं। ये प्राक्कलन समिति में 30 संसद सदस्य होते हैं और वे सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। मुख्य विपक्षी दल का कोई व्यक्ति लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वर्तमान में। जैसे कि कहा कि जो भी कोई मुख्य, देखिए जो ये जो है प्राक्कलन समिति जो है, इसके जो भी सदस्य होते हैं ये विपक्षी पार्टी के ही होते हैं, ये सत्ता पक्ष के नहीं हो सकते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का बहन कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, प्राक्कलन समिति की बहन किसे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति की बहन जो है वो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं टोटल, है ना। प्राक्कलन समिति जो प्रमुख संसदीय समिति हैं, तो प्राक्कलन समिति में टोटल जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 11 से 12 तक के जो संसद में जो काल होता है, 11 से 12 बजे तक के काल को प्रश्न काल कहा जाता है। उसमें क्वेश्चन से पूछे जाते हैं तो उसे प्रश्न काल कहा जाता है। और 12 से 1 बजे तक दिन तक के जो काल होता है वो शून्य काल कहा जाता है उसे, है ना। विपक्ष के नेता को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री की तरह सुविधाएं दी जाती है। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर में तो मैं अभी बात ही छोड़ दूंगा क्योंकि धारा 370 हट गया, तो वहाँ से कोई मतलब है नहीं। तो इस तरह से मैंने आज आपको संविधान जो है यानी कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। और ये तकरीबन 1 घंटा का वीडियो है, जिसमें आप अगर ध्यान से अगर 1-2 बार आप अगर सुनते हैं, मात्र 1 घंटा का ये वीडियो है, इससे अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा। उसके बाद आप सेट बनाइएगा तो आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो भी आपको बताया वो एकदम पॉइंट से बताया है, जहाँ से क्वेश्चंस पूरा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर जो भी है आप उसे उठाकर आप एक बार देख सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय मैं ना लूँगा, और आप लोगों का इतना देरी तक मेरा साथ बना रहा, आप लोग साथ दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।